हाँ, तो आज जैसे कि हम अभी देख रहे थे कि ट्रू डिफिकल्टीज मतलब इन चुनौतियों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। कौन सी ऐसी हमारे जीवन में समस्या हो सकती है जिससे हम बाहर आ सकते हैं। वो समस्या हो सकती है डर की, एंजाइटी की, डिप्रेशन, कोरोना काल के ग्रीफ पीरियड की, कोई हमसे गुजर गया तो हमारी कोई डिजायर मीट नहीं हुई, इमोशनल ट्रॉमा से कर रहे हैं। हम अपने आप को अच्छा ही नहीं मानते, हम हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं। हम अपने आप से नफरत करते रहते हैं। जब शीशा देखते हैं, कोई मेरे से बात नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, इस तरह की हीन भावना से हम ग्रसित हैं, तो ये भी जीवन में एक ट्रू डिफिकल्टी है। या हमारे पास कुछ जो हमारे सगे संबंधी हैं, उनको मानसिक तनाव है, एजिंग की प्रॉब्लम है, बड़े बुजुर्ग हैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम्स ट्रू डिफिकल्टीज हो सकती हैं। या हमारे पास कोई पैसा नहीं टिकता, पैसे का अभाव रहता है, हम हमेशा ही कर्जे में डूबे रहते हैं, तो ये भी एक ट्रू डिफिकल्टीज है। तो इन सभी डिफिकल्टी से हम बाहर कैसे आए, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि 1 मिनट का आईना देखना है और सारे नकारात्मक भावनाओं को एक कागज पर लिख लेना है। जैसे ही आपने ये लिख लिया, उसके बाद आप थोड़ी देर उसको वहीं रखिए कागज को, फिर मैं बताऊंगी कि करना क्या है। तो सबसे पहले आज हम अपने आप में एक विश्वास डालेंगे कि क्या जैसे भी जिस भी परिस्थिति में हूं, मैं उसको स्वीकार करता हूं। ये आप अपने कागज में बड़ा से बड़े अक्षरों में लिखिए कि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं, चाहे जिस भी परिस्थिति में हूं और मैं जैसा भी हूं। यानी कि जिस शक्ल में भगवान ने मुझे दिया है, जो भी कुछ दिया है, जैसा भी दिया है, चाहे मेरे पास वो रिसोर्सेस हैं या नहीं, पैसे का अभाव है या नहीं, तो जैसे भी है, सबसे पहले हम स्वीकृति लेकर आएंगे अपने अंदर कि जो भी है मेरे अंदर मैं स्वीकार करता हूं। सबसे पहले हम अपने आप को बोलेंगे कि मैं बिलीव करता हूं अपने आप से। तो ये है रैडिकल एक्सेप्टेंस, या अपने आप को स्वीकृति जब आप देते हैं, तो हम बिना किसी शर्त, बिना किसी प्रतिरोध से अपने आप को स्वीकार करते हैं। ये पूर्ण रूप से निस्वार्थ होती है और निरपेक्ष होती है। जो जैसा चल रहा है अपने जीवन में वैसे उसको स्वीकार करना, इसमें कोई बदलाव नहीं करना। भगवान ने जैसी शक्ल दी है वैसे उस शक्ल को एक्सेप्ट करना। ये सबसे बड़ा, ये भावना अगर जब हम लेकर आते हैं, तो हमें बहुत ही खुशी होती है और आनंद मिलता है। तो इसे प्राप्त करने के लिए हमें विचार, भावनाओं और व्यवहारों में परिवर्तन लाना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि दो चीजें हैं हमारे पास, है ना? कोई ना कुछ तो बोलेगा ही, क्योंकि भगवान ने हमें मुख दिया है तो हम बोलेंगे ही। तो जरूरी नहीं कि सभी लोग एक जैसा बोलें या अच्छा बोलें। तो कई बार हमें दूसरों की कही हुई बातें जो हैं बहुत ही ज्यादा बुरी लगती हैं। दूसरा, हम हमेशा अपने रिश्तेदारों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने तो इनको बहुत कुछ दिया और ये तो हमें कुछ भी वापस नहीं करते। तो हमारे पास एक एक्सपेक्टेशंस की एक मापदंड होता है कि यार, मैं तो अपने बेटे से कितना प्यार करती हूँ और मेरा बेटा तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैं उसको कुछ दे रही हूँ तो वो भी मुझे बदले में कुछ दे। क्योंकि ये मानव का एक स्वभाव है कि गिव एंड टेक। हम सोचते हैं कि हम देते रहेंगे, कब तक देते रहेंगे, ये भी एक अच्छी बात नहीं है ना। तो हम सोचते हैं कि जो हमें कुछ रिटर्न भी तो मिले। तो अगर हम किसी को रिस्पेक्ट करते हैं और बंदा हमें मुंह मतलब अच्छे मुंह से जवाब भी नहीं दे रहा हो, तो हमें गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो हमारे जीवन में एक एक्सपेक्टेशन की जो लिस्ट होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। हम अपने पति से, अपने बच्चों से, दूसरों से कुछ ना कुछ हमेशा अपेक्षाएं रखते हैं। और जब ये अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती, हम हमेशा ही क्या होते हैं, नाखुश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज से जागरूक होना कि हाँ, मैं इससे अपेक्षा ही ना करूं, है ना? कई बार हम सोचते हैं कि मुझे कोई आके सराय, यार तूने क्या सब्जी बनाई है, क्या काम किया है तूने। पर ऐसा क्यों करें? हम खुद भी तो अपनी पीठ खुद थपथपा सकते हैं। वाह, क्या काम किया है। तो किसी और की वेट ना करके, किसी और की वैलिडेशन की वेट क्यों करना कि कोई मुझे आकर मेरी तारीफ करेगा। तो मैं खुद अगर अच्छा काम करती हूँ, अगर मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं खुद ही अपनी तारीफ करूं। तो बहुत बार हम एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ चलो पति हमें कुछ बोल दे अच्छा सा, हमारे बच्चे बोल दें वाह मम्मी क्या खाना बनाया है, या मम्मी क्या बात है। तो ये चीजों की हम एक्सपेक्टेशन छोड़ दें, हमारा जीवन बहुत ही ज्यादा सरल हो जाएगा। तो इसलिए अवेयरनेस। अब जीवन में मन में क्यों ये भावनाएं आती हैं, मन में क्या ये परिस्थिति है,
इसके लिए एक मापदंड होता है, बेंचमार्क जिसको हम कहते हैं। यानी कि अगर मैं किसी टीचर को कहूँ, टीचर कहती है आप बच्चों को जैसे कि एक लाइन ड्रॉ करिए 10 सेंटीमीटर की, तो बच्चा क्या करेगा, अपने हाथ से लाइन ड्रॉ करेगा। तो आपको लगता है कि उसने सही लाइन ड्रॉ करी? नहीं ना। तो आप क्या देते हो उसको, एक स्केल देते हो। स्केल देते हो ना, जब वो स्केल से ड्रॉ करता है तब आपको पता चलता है कि इसने 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी। तो कैसे पता चलता है 10 सेंटीमीटर? क्योंकि आप भी उस स्केल से उस लाइन को मेजर करोगे, उसे नापोगे, हाँ बच्चे ने 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है। तो ये ठीक है, तभी तो आप उसको कंपेयर करोगे ना। अब किसी बच्चे ने वो लाइन जो है 5 सेंटीमीटर की डाली है, 8 की डाली है, तो वो लाइन उससे छोटी होगी या उससे बड़ी होगी। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड लाइन आ गई, यानी कि 10 सेंटीमीटर की लाइन है। इसी से मुझे सारे आंसर टिक करने हैं, है ना। किसी ने छोटी, किसी ने बड़ी, या किसी ने सेम बनाई तो उसको पूरे नंबर दूंगी। तो ये होता है बेंचमार्क। ठीक है, हमारे पास हर चीज का एक बेंचमार्क है। जब हम कहते हैं ना कोई पतला है, जब हमारे पास ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम विशेषण कहते हैं, कोई दुबला है, तो इसका कोई मापदंड नहीं है हमारे पास, पर हम अपने मन में इसको सेट कर लेते हैं। जैसे इसको बुखार है ना। अब बुखार है ये पता है, पर कितना बुखार है मैं नहीं पता जब तक हम उसमें थर्मामीटर लगा के नहीं देखते, हाँ इसको 100 डिग्री का बुखार है या 101 का बुखार है। इसी तरह कोई सुंदर है, तो कितना सुंदर है उसमें कोई डिग्री है? तो हमारी सुंदरता की परिभाषा हमारे मन में, यस ये करीना कपूर जैसे सुंदर है या आलिया भट्ट जैसी सुंदर है। तो वो सुंदरता के लिए जो हम जिस व्यक्ति को या जिस भी मेजरमेंट को हम मानते हैं, वो एक मापदंड होता है। जब उस मापदंड से हमारी चीजें मैच नहीं होती, तब हमारे जीवन में कष्ट आता है। समझ में आ गया? जैसे, हाँ ये सब्जी अच्छी नहीं बनी, तो अच्छी की परिभाषा क्या है? मतलब जो स्वाद आपने पहले चखा था, जो जब बहुत अच्छी बनी थी, उससे अगर वो मैच नहीं कर रहा, उससे वो मेल नहीं खा रहा, तो यहां पर दुख पैदा होता है। समझ गए? तो यहां पर पतला होना, यानी कितना पतला, 24 सेंटीमीटर पतला है, या अगर इसकी कमर 34 है तो वो पतला है। तो हर एक का मापदंड होता है। जब हम उसको अपने मन में एक कंपैरेटिव मोड में कंपेयर करते हैं, और जब वो मैच नहीं करता, तब हमें गुस्सा आता है। यार जैसे देखो, ये दो लड़के यहाँ खड़े हैं और एक मोटा व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो ये मोटा कितना है? दो व्यक्तियों का वेट मिलाकर ये इतना मोटा है ना, और ये हंस रहा है। तो किसको हंसना चाहिए? इन दो बच्चों को इस पे हंसना चाहिए कि तू कितना मोटा है। तो यहां पर क्या है कि वो व्यक्ति जो है मोटा तो है ही, पर वो डोमिनेटिंग भी बहुत है, यानी कि उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो वो गुस्सा कर रहा है, उसके पास एक अथॉरिटी, वो पुलिस वाला हो सकता है जिसको डंडे मारने की आदत हो। तो हमारे थॉट, इमोशन सारे किस पर निर्भर करते हैं? हमारे खुद के बिहेवियर पर, कि हम अगले वाले व्यक्ति को क्या तवज्जो दे रहे हैं, उसको क्या समझ रहे हैं। अगर पुलिस वाला है तो हमारे मन में डर आ जाएगा, अगर कोई भूत है तो भी हम डर जाएंगे, अगर वो चींटी है या छोटा सा व्यक्ति है, छोटा सा बालक है, तो हम डरेंगे नहीं। तो यहाँ पर डर की भी एक परिभाषा है कि छोटों से नहीं डरना, बड़ों से डरना है, अगर वो पुलिस वाला है तो डरना है। तो ये सब चीजें हमारे मन में पहले ही धारणाएं बनी हैं, और उस धारणाओं के साथ हम कंपेयर करते हैं, इसलिए हमारे फीलिंग्स, इमोशन सब कुछ चेंज आ जाता है। आप एक नॉर्मल हंसी मजाक वाली पिक्चर देखो, आप हंसते रहोगे, बहुत खुश रहोगे। और वहीं कोई आपको एक डरावनी भूत वाली पिक्चर दिखाए, आपका आधा दिन उसी पिक्चर के आने वाले, मतलब वो पिक्चर तो खत्म हो गई, पर पूरा जीवन में जो आपका शरीर का भाव है वो डरावना हो गया। ये डिपेंड करता है कि पूरे दिन में आप करते क्या हो, किन लोगों के संपर्क में आते हो, कैसे उनके विचार हैं, वो आपको क्या बोलते हैं, आप उनको क्या रिएक्शन देते हो। तो इस तरह हमारे जीवन में डे टू डे में परिवर्तन आता है। हमारा एक दिन कैसे बीतता है उस पर निर्भर करता है कि हम गुस्से में बिताते हैं, क्या खुशी में बिताते हैं। तो ये जीवन का एक चक्र है, यानी कि हमारे विचार कैसे हैं, उन विचारों से हमारी भावनाएं बनती हैं, और भावनाओं से बात बने में बनता है हमारा बिहेवियर, यानी व्यवहार हम कैसे करते हैं दूसरों के साथ। तो कई बार हम उस व्यक्ति को पहले से ही जानते हैं इसलिए गुस्सा होते हैं, या कई बार हम शांत हो जाते हैं कि हाँ ये इसकी तो आदत ही ऐसे है। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है हम किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बहुत सुंदर सी ये कहानी सुनाऊंगी। साईं बाबा की कहानी है ये। तो एक छोटा सा व्यक्ति होता है, थोड़ा नाटी होता है, उसकी हाइट छोटी होती है।
तो कहता है भगवान साईं बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे को ना लोग बहुत ताना मारते हैं, मेरे हाइट को देख कर बहुत ज्यादा मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई कहता है कुंडी लगाओ, तो जैसे मैं कुर्सी लेकर चढ़ता हूँ तो और हंसते हैं मेरे पर, तीखे व्यंग कसते हैं। कोई मेरे ना काम से खुश नहीं है, अब मेरा काम में भी मन नहीं लगता, लोग मेरा हर चीज में हंसी मजाक उड़ाते हैं। तो साईं बाबा उसको कहते हैं कि तुम ना अंदर से 3 बर्तन लेके आओ, और वो 3 अलग अलग तरह के घड़े होते हैं। एक बहुत छोटा सा घड़ा होता है, एक मीडियम साइज का होता है, और एक बड़ा घड़ा होता है। और कहता है अब तीनों में पानी भरो। ठीक है। अब वो कहता है कि 2-2 चम्मच नमक इन तीनों में डाल दो। और वो उसको कहता है, वो डाल देता है, वो छोटा सा नाटी सा जो व्यक्ति होता है। और वो कहता है अब इस घड़े का पानी पियो। जब वो छोटे से घड़े का पानी पीता है तो बहुत नमकीन लगता है। अब कहते हैं दूसरे घड़े का पियो, तो कहता है ये कम नमकीन है। अब वो कहता है तीसरे घड़े का पानी पियो, तो कहता है इसमें मुझे नमक का पता ही नहीं चला। तो साईं बाबा उसको क्या बताना की कोशिश करते हैं कि जो नमक है वो नकारात्मक चीज है यहाँ पर। यानी आपका पानी उतना है तो आपको सारे लोग ही इर्द गिर्द नकारात्मक ही दिखेंगे, और आपका ध्यान सिर्फ नमक पर है कि ये पानी बहुत नमकीन है। जब आप मध्यम घड़े में आते हो तो आप देखते हो उसमें नमक तो उतना ही है, 2 चम्मच, मतलब नकारात्मक लोग तो उतने ही हैं, पर बाहर का जो वातावरण है वो बदल गया है, यानी क्वांटिटी बढ़ गई है। और जो बड़ा वाला घड़ा है उसमें अधिक पानी है, यानी यही नमक अगर हम समुद्र में डालें या झील में डालें तो वो पानी बिल्कुल भी नमकीन नहीं होगा। तो यानी कि हमें अपनी पात्रता बढ़ाने की जरूरत है, हमें पॉजिटिविटी बढ़ाने की जरूरत है। अगर अगर हम दिन भर में नेगेटिव चीजों पे ध्यान देंगे तो वो पानी हमेशा ही नमकीन लगेगा। परंतु अगर हम उन लोगों को इग्नोर करें जो हमें नकारात्मक बोलते हैं, और ये सोचें मुझे क्या करना है, इनको सुधारना है या मैं अपने काम पर ध्यान करके मुझे बेहतर बनना है, जब हम इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं और पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देने लगते हैं, तो धीरे धीरे वो नमक जो है हमारे जीवन से गायब हो जाता है। तो कैसी लगी आपको कहानी? दूसरा आता है, एक और हमारे जीवन में एक दिमाग के अंदर एक छोटा सा एक राक्षस बैठा होता है जिसको हम कहते हैं जजमेंट। यानी कि हर चीज को हम देखकर पहले ही पूर्वानुमान लगा लेते हैं, यार ये लड़का आ गया मेरे पास, ये तो आलसी है, नहीं नहीं ये लालची है। तो हर चीज को हम जज करते हैं। एक दिन किसी ने बुरे कपड़े पहन लिए तो हम जज करते हैं, यार इसके कपड़े कितने गंदे हैं, इसने फटे पुराने कपड़े हैं, पता नहीं इसके माता पिता इसको कपड़े पहनाते हैं कि नहीं। तो एक ही चीज को देखकर हमारे मन में कितने ताने बाने बुनने लग जाते हैं। तो हम ये नहीं जानते, जैसे कहते हैं ना, कोई कहता है मेरी सास बुरी है या मेरी ननद बुरी है, पर कभी हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो सास किस माहौल में पली बड़ी है, पता नहीं उसने जीवन में कितने कष्ट झेले हैं, है ना। तो ये हम देखते ही नहीं कि क्या हुआ उसके जीवन में। तो इसलिए हमें पीपल को जज नहीं करना चाहिए, और अगर हम जजमेंट में करने लग जाएं तो हमारी परिस्थितियां जो है नकारात्मक हो जाएंगी। तो हमें प्रैक्टिस क्या करने की जरूरत है? सेल्फ लव, अपने आप से प्रेम करने की जरूरत है, आई लव यू बोलने की जरूरत है, और अपने आप को अच्छा सोचने की जरूरत है कि हाँ मैं अच्छा दिख रहा हूँ, और मैं किसी के लिए नहीं, बस अपने लिए अच्छा लग रहा हूँ। यू नेवर लुक गुड ट्राइंग टू मेक समवन एल्स लुक बैड, है ना। दूसरे को बुरा दिखाने के लिए हम अच्छा नहीं बन रहे, हम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अच्छे बन रहे हैं। हमेशा प्यार में रहिए, सद्भावना में रहिए, है ना, दूसरे की सद्भावना को समझिए। इसमें गांधी जी ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है, वैष्णव जन तो पीर पराई जाने रे। जब हम दूसरों को जानते हैं, दूसरे की पीर को जानते हैं, दूसरे की परेशानी को जानते हैं, तब हमारे अंदर वो करुणा, वो दया, वो भावना आती है। मान लो एक कुत्ते ने कुत्ता जो है बहुत घायल हो गया, तो हमें बहुत ज्यादा दुख लगता है, यार इसको चोट लगी, हमें कुछ करना चाहिए। तो हम उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जो उसको डॉक्टर के पास लेके जाएगा। तो इस तरह हमारे अंदर कंपैशन आता है जब हम देखते हैं, है ना, कोई फेल हो गया। अब यहाँ पर दूसरा आता है, हम किस तरह के उसके साथ संवाद करते हैं, हाउ डू वी कम्युनिकेट, यानी हम किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई फेल हो गया तो जरूरी नहीं हम उस पे व्यंग कसे, यार तेरी तो आदत ही ऐसी है, तू तो पढ़ता लिखता ही नहीं है, तू तो हमेशा ही फेल होता है।
इस तरह का वाक्य ना बोल के उससे ये बोलें, यार मुझे बड़ा दुख हुआ तेरी बात को सुनकर कि तू फेल हो गया। शायद तू थोड़ी मेहनत करता तो डेफिनेटली अगले इसमें पास हो जाएगा। चल आ देखते हैं कहाँ-कहाँ तूने गलतियाँ की। तो जब हम इस भाव से उसको देखते हैं, तो वो भी हमारी तरफ हाथ बढ़ाता है और एक प्यार का वो हाथ बढ़ाता है। तो वो कहता है कि जब आप अपने दोस्त अपने परीक्षा में सफल हो तो आप उन्हें समझा और दया के साथ कह सकते हैं, मुझे खेद हुआ, तुम्हारी मेहनत का फल नहीं हुआ, लेकिन तुम अगली बार ज़रूर सफल होगे। आओ चलो देखते हैं कहाँ-कहाँ तुमने गलती की, गलतियों पे काम करते हैं और उन गलतियों को सुधारते हैं। ठीक है? ये आपको बोलने की ज़रूरत है, तो आप इस तरह जो है, ये कर सकते हैं। अगला आता है एक कहानी। ये कहानी बहुत ही रोचक है। हमारे जीवन में नेगेटिव पैटर्न्स यानी नकारात्मक पैटर्न्स बनते कैसे हैं? इस चीज़ को आज हम जानेंगे। ये कहानी है लीला की या आप मंजू कह सकते हैं, एक औरत का नाम जिसका ये है ही। तो ये एक ऐसी औरत है जो दिन भर में काम करती है, ऑफ़िस भी जाती है और घर का भी काम करती है। तो शुरू होता है एक काम से जिसको आप कह सकते हो कि शुरू-शुरू में ये बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे, है ना? एक मियाँ-बीवी एक खुशी से रहते थे, उनका परिवार बहुत खुशी था। पर एक दिन क्या होता है, जो ये आप घड़ी देख रहे हैं ना, ये घड़ी जो है बहुत तेज़ चलती है। तो इसके मन में इस घड़ी को देखकर हमेशा ये भाव आता है कि ये बहुत फास्ट चलती है, सुबह जैसे ही उठती है ये भागती रहती है। तो एक बार क्या हुआ कि सुबह-सुबह दूध गिर गया, उसका ध्यान कहीं और था और दूध गिर गया। फिर उसने दूध को पोंछा, उतने में उसके बच्चे जो हैं दोनों चिल्लाने लग गए, मम्मी हमारा ये बैग नहीं मिल रहा, मम्मी हमारा टिफ़िन नहीं है। तो इस चिल्ला-चिल्ली में वो जो क्या है तब उसके हस्बैंड कहते हैं, "क्या तुम सब सामान चीज़ें नहीं रखती?" तो वो अपने पति से कुछ बात ही कर रही होती है, इतने में किसी रिश्तेदार का फ़ोन आ जाता है, तो फिर रिश्तेदार को लेके थोड़ा-सा तनाव हो जाता है, फिर रिश्तेदार के बारे में चिल्ला-चिल्ली हो जाती है। फिर वो क्या करती है, वो रसोई में जाती है, गैस-वैस साफ़ करती है, कॉफ़ी पीती है। जैसे ही कॉफ़ी पीती है, आपने देखा होगा, वो कॉफ़ी साड़ी पर गिर जाती है। अब उसको लगता है, यार पहले ही देर हो रही है, मैं तैयार हुई हूँ, अब मुझे साड़ी भी बदलनी पड़ेगी, तो एक कॉफ़ी का दाग पड़ जाता है। तो अब क्या होता है कि वही जो है अब वो बाहर जाती है और फिर वहाँ पर क्या होता है बस जो है, जो बस लेती है, उसमें बैठती है, वहाँ पर क्या होता है ट्रैफिक जैम हो जाता है, ट्रैफिक जैम। तो वो कहती है आज का तो दिन ही खराब है, पहले दूध गिर गया, फिर वो रिश्तेदार की परेशानी आ गई, फिर जो है बच्चों ने तंग किया, तो आज का दिन अच्छा नहीं है। अब वो देर से पहुँचती है तो वहाँ बॉस भी चिल्लाता है उसके ऊपर कि तुम देर से आई हो। तो बॉस कहते हैं, "मैं तो बॉस हूँ, तुम ऐसे नहीं कर सकती, काम की कोई वैल्यू नहीं है, अगली बार तुम लेट आओगी तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूँगा।" तो बहुत बुरा-भला वो कह देता है। जब सारा काम करते हैं, दफ्तर में बैठ जाते हैं, तो थोड़ी देर शांति से बैठते हैं और वो सोचते हैं कि आज का दिन कैसा था, बहुत ही तनाव भरा था और सारे दुःख था। और वो सोचती है चलो आज का जो है शाम को मुझे शॉपिंग करने जाना है, अपनी सहेलियों को फ़ोन करती है, तो वो सहेली कहती है, "आज मैं बीमार हूँ, हम शॉपिंग नहीं जाएँगे।" ये भी प्लान कैंसल हो जाता है। अब उसको अकेले जाने की पड़ी रहती है कि ये घर का सामान ये खत्म हो गया, चलो अब वो भी लाना है। तो एक दिन जो ऐसे ही होता है। अब हम अगले दिन की ओर बढ़ते हैं। अगले दिन दूध नहीं गिरता पर कुछ और होता है। उसके हाथ से कोई बर्तन गिर जाता है या कोई चीज़ गिर जाती है या चीनी गिर जाती, चीनी का डिब्बा गिर जाता है। फिर उसके बच्चे चिल्लाते हैं और फिर उसमें कोई चीज़ रह जाती है, उनका यूनिफ़ॉर्म प्रेस नहीं होता या प्रेस वाले ने कपड़े नहीं दिए होते। इसी तरह हस्बैंड वाइफ़ पे चिल्लाता है कोई और विषय को लेके, तुमने मेरी फ़ाइल इधर से उधर कर दी या मुझे कोई जूता नहीं मिल रहा या मोजा नहीं मिल रहा। तो इस तरह दूसरा दिन भी बीतता है और वो सोचती है मेरे जीवन में रोज की यही परेशानी है। तीसरा दिन फिर होता है, तीसरे दिन भी कुछ ना कुछ होता है, वो लेट उठती है, घड़ी तेज चलती है, तो यही रोज का नियम बन जाता है। अब आप मेरे को बताओ, क्या ये औरत इस पैटर्न से बाहर आ सकती है? तो जीवन का एक चक्रव्यूह की तरह ये घूमती जा रही है और वही पहिया रोज-रोज रिपीट हो रहा है ना? तब अब आपको ये आईना फिर से काम आएगा। अब आपको इस आईने को देखना है और अब दूसरे नज़र से देखना है। अब ये जो आईना आपको दिखा रहा है, वो है सकारात्मकता, पॉज़िटिविटी को दिखा रहा है। अब आपको कहना है अपने मन में STOP स्टॉप, बस बहुत हो गया। ये इस तरह का जीवन मैं अब नहीं जी सकती। आपको अपने मन में एक ऐसा स्विच वर्ड दोहराना है, कट, कट, कट। मैं अपने जीवन से इन नकारात्मक पैटर्न को हटाती हूँ, बस बहुत हो गया।
फिर आप काम करो इस शीशे को देखकर, किन गलतियों की वजह से मेरे जीवन में ये समस्या आ रही है। जब आप इस तरह की भावना लेकर आते हो तो आपके जीवन में वो सकारात्मकता वापस आती है। फिर आप नोट बनाओ, हाँ, मेरे बच्चों का सामान नहीं मिल रहा तो मैं पहले से ही तैयारी करूं उस चीज की। अपने पति को रात को ही पूछो तुम्हें कल क्या चाहिए, उस चीज की भी पहले तैयारी करूं कि तक कि कल सुबह मुझे मौका ही ना मिले मेरा पति कुछ मुझे बोले। आपने शाम को ही दूध पहले ही गर्म कर दिया ताकि सुबह वो समस्या ही ना हो दूध गिरने की या होगा। तो जब आप इस तरह प्लान्ड वे में चलते हो, अपने जीवन में से उस ठान लेते हो कि मुझे नकारात्मक काटनी है या कट करनी है, आप जरूर उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हो। नहीं तो अगर आप नहीं चाहोगे, विल पावर नहीं होगी, आप उसी विशियस साइकिल में गोल गोल घूमते रहोगे। चाहे वो आपका ग्रीफ पीरियड हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे किसी तरह की उदासीनता हो। जब तक आपके मन में या आपके अंदर वो दृढ़ संकल्प नहीं आता, या आज मैं सिगरेट छोड़ देता हूँ, आपके अंदर वो विल पावर आ जाती है, हाँ आज मैं इस बुरी आदत को छोड़ देता हूँ, आगे से मैं अपने जीवन को बदलने के लिए रेडी हूँ। तो ये फीलिंग जिस दिन आपके अंदर आ गई तो ये आईना जो है चमकने लग जाता है, और ये आईना बन जाता है पॉजिटिविटी का आईना। तो 1 मिनट के लिए हम अब ध्यान करेंगे और विजुअलाइज करेंगे कि जो ये मिरर है, वो हमारे लिए जीवन में एक प्रकाश लेके आ रहा है और वो कह रहा है कि मैं आई एम मोर देन इनफ, मेरे पास आज जितना है, समृद्धि है, सुख है, सब कुछ है, और वो सारी चीजें हैं जो मेरे को जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। तो 1 मिनट का ऐसे ध्यान करेंगे और एज्यूम करेंगे कि वो मिरर जो है बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है और पॉजिटिविटी दे रहा है। अब आते हैं बेंचमार्क की ओर। जैसे मैंने कि कहा कि हमने एक बेंचमार्क सेट किया होता है। अब देखिए ये फूल है, इसमें सारे पंखुड़ियां भी नहीं है, है ना, और इम्परफेक्ट है। आप ये नहीं कह सकते बहुत सुंदर फूल है या बहुत अच्छा फूल है। पर आप ये देखो इस फूल पर भी एक भंवरा बैठा हुआ है, दिख रहा है आपको? यानी इस फूल को अगर हम कहते हैं सुंदर नहीं है, तो ये भंवरा क्यों बैठा है? क्या भंवरे को नहीं पता कि ये फूल सुंदर नहीं है, मैं क्यों इस पे बैठा हूं? इस सुराही को देखो, ये सुराही तो टेढ़ी मेढ़ी है, कुछ सुंदर नहीं है, फिर भी किसी न किसी के ड्राइंग रूम में ये रखी गई। इस लड़की को देखो जो अपने आप को हमेशा सोचती है कि मैं बदसूरत हूँ। वो अपने बालों से अपने माथे को छुपाती रहती, अपने गंजेपन को छुपाती रहती है, अपने कालेपन को लीपा पोती से छुपाती रहती है, क्योंकि वो सोचती है कि वो सुंदर नहीं है। तो आज हम इस इम्परफेक्शन को खत्म करते हैं और ये सोचते हैं कि वो फूल भले ही सुंदर ना हो पर उसकी उपयोगिता तो है। मतलब कोई ना कोई भंवरा बैठ के उसका रस निकाल रहा है। यानी भगवान ने हमें चाहे जिस रूप में भी बनाया है, किसी ना किसी कारण के लिए बनाया है। तो हमें अपने बाहरी सुंदरता को ना देखते हुए अंदर की उपयोगिता को देखनी है। कितने लोग आज संसार में ऐसे हैं जिनके पास आंखें ही नहीं है, तो हमें भगवान ने आंखें तो दी हैं इस संसार को देखने के लिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास बाजू और हाथ पैर ही नहीं है कर्म करने के लिए। कितने लोगों के पास कान नहीं है, कितने लोगों के लिए मुंह ही नहीं है बोलने के लिए, खाने के लिए। तो हम अपनी शरीर की उपयोगिता को देखें कि कितना वैल्यूबल है हमारा पास शरीर। हम हर इम्परफेक्शन से भी बढ़कर हैं। तो जब हम इस भाव से, इस आभार से अपने शरीर को देखते हैं, उसकी शरीर की सुंदरता को, उसकी वैल्यू को समझते हैं, तब हम जान पाते हैं कि हम क्या हैं। तो हु एम आई, यानी हम जान पाते हैं हम यहाँ क्यों हैं, इस धरती पर क्या करने आए हैं। दूसरे की पीड़ हरने के लिए, दूसरे को मानव समझने के लिए आए हैं। तो इसीलिए हमारा जीवन हुआ है। इसलिए कहते हैं ना मानवता परम धर्म, मतलब सबसे बड़ा धर्म जो है मानवता है। तो हमें उस धर्म को अपनाना है। तो हम एक और सुंदर से दृश्य को इमेजिन करेंगे कि मेरे जीवन में हर चीज में ग्रोथ ही ग्रोथ है। हर जगह मेरे जगह उन्नति हो रही है, मेरे जीवन में नए सूरज का आगमन हो रहा है। जब इस सकारात्मक से दिन की शुरुआत करते हैं कि मेरे जीवन में पर्याप्त मात्रा में सूर्य का उजाला है, मेरे पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है, हर जगह मेरे अंदर पॉजिटिविटी है, मेरे जो लोग मिल रहे हैं वो मेरे को तारीफ कर रहे हैं। जब हमारे थॉट्स मिराकुलस हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान जादू वाले हमारे विचार हो जाते हैं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो हमारे जीवन में इन नेगेटिव पैटर्न से हम बाहर आ जाते हैं, ट्रू डिफिकल्टी से बाहर आ जाते हैं, जब हमारे अंदर एक एक्सेप्टेंस मोड आ जाता है। हाँ, जैसे भी हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ, मुझे लोग बहुत तवज्जो देते हैं। तो आप एक गहरी सांस लेके महसूस करिए जहां पर भी खड़े हैं
कि ये जो जंगल है उसकी रूट्स जो है हमारे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दे रही है। हम धरती का आभार प्रकट कर रहे हैं और मैं खुश हूँ जहाँ पर भी हूँ और हर एक शरीर के अंगों के लिए आभारी हूँ। जैसा भी हूँ एग्ज़ैक्टली मैं वैसा ही खुश हूँ। लास्ट क्या करेंगे, इस आने वाले दिन का हमेशा तहे दिल से हम क्या करेंगे, अपना हाथ खोलकर शरीर का, इस सूरज देव का एक नए उजाले का स्वीकार करेंगे और थैंक यू करेंगे कि मैं आज जीवित हूँ। हमारी सांस चल रही है, इसलिए जब हम सांसों पर मेडिटेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि आज हम जीवित तो हैं, आज भगवान ने हमें एक और दिन तो दिया। तो इस दिन के लिए कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं, ग्रैटिट्यूड देते हैं कि मेरा जीवन का उपयोग हमने ढूँढ लिया, हमें क्या करना है इस धरती पर हमने ये जान लिया। हम दूसरों के लिए ये नहीं आए, दूसरों के ताने सुनने नहीं आए। हम अपने आप को बेहतर करने आए, अपने आप को जानने आए कि हम एक आत्मा हैं। इस आत्मा रूपी शरीर को भगवान ने हमें दिया, इसके चमत्कारों को जानने के लिए आए हैं, दूसरे की सेवा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो एज़ अ कंट्रीब्यूटर जब आप कंट्रीब्यूट करते हो, कुछ भी हो सकता है, पेड़-पौधों की सेवा करना, चिड़ियों की सेवा करना, धरती को स्वच्छ रखना, बहुत सारे ऐसे काम हैं, ज़रूरी नहीं आप मानवता की सेवा करें। इस धरती की सेवा करेंगे तो भी बहुत कुछ आपके लिए अच्छा होगा। फूल-पत्तियों की सेवा करो, पेड़-पौधों को हवा दो और अच्छे-अच्छे लोगों से मिलो। अच्छे लोगों से मिलोगे तो अच्छे लोग ही आपके जीवन में आएँगे। और एक ओल्ड एज होम में जाके अगर आप सेवा दे सकते हो, वहाँ सेवा दो। किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाएँ। आपके पास कौन-सी ऐसी शक्ति है जिसका आप उपयोग अच्छे से कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमेशा ये देखो आपके पास क्या है और आप क्या देख सकते हो। तो इमेजिन करो कि आप अच्छी साँस ले रहे हो, एक फ्रेश एयर को ले रहे हो और आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस भाव आ गया है। हाँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मेरे अंदर करुणा और कंपैशन जागृत हो गया है और इन फीलिंग से मैं अपने बाहों को खोलकर हर नए दिन का स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे ये युवा लीला की कहानी को मैंने सुनाया और लीला जो है फिर समझने लग गई कि किस तरह उसके पैटर्न्स को उसको रोकने की जरूरत है। फिर अगले दिन कभी बस भी लेट नहीं हुई और कभी वो घड़ी भी तेज ना चली, क्योंकि उसने अपने आप का विल पावर जागृत कर लिया और उसने ठान लिया कि मैं अपने जीवन में नेगेटिव पैटर्न से बाहर आ सकती हूँ। तो इसी तरह आपको भी अपने जीवन की चुनौतियों से बाहर आने के लिए भगवान आपको हिम्मत दे, आपके अंदर वो विल पावर जागृत हो और वो आप जीवन की उन कठिनाइयों को दूर कर पाओ। जीवन में कोई भी चीज़ जो है झूठी या सच्ची नहीं होती, हर एक का रूपांतरण होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सुख जो है हमेशा नहीं रहता और दुःख कभी भी हमेशा नहीं रहता। ये आपके ऊपर है कि आप किस परिस्थिति और किस भावना को कैसे स्वीकार करते हो। फिर आप देखते हो कि जीवन में जो वो होते हैं 4 तरह के वो होते हैं। अ, ये देख रहे हैं आप, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग, यानी 4 मौसम होते हैं। कभी भी मौसम एक जैसा नहीं रहता जब परिवर्तन नेचर में ही हो रहा है। यानी कि इसी तरह मैंने कहा हमारे शरीर में 63 ट्रिलियन सेल्स हैं और हर एक जो सेल होता है वो बदलता है। यानी हर प्रकृति में जब बदलाव आता है तो हमें स्वीकार करना पड़ता है, हम उसके ऊपर ढल जाते हैं ना, ढलना जिसको कहते हैं। सर्दी आए तो सर्दी के कपड़े पहन रहे, गर्मी आए तो गर्मी के कपड़े पहन रहे। तो इसीलिए हम अपने आप को परिस्थितियों में ढाल लेते हैं। पर हम परिस्थितियों से भी ऊपर हो सकते हैं, ये धारणा आपको बदलनी है। जैसे कि क्या कहा साईं बाबा ने, वो छोटे से घड़े में रहेंगे तो आपकी पात्रता उतनी ही रहेगी। आपको घड़ा बड़ा करने की ज़रूरत है, यानी मन में उस चीज़ को बड़ा करेंगे तो आप उस परिस्थिति से भी ऊपर उठ सकते हो। तो परिस्थिति एक जैसे नहीं रहती, आप परिस्थिति से ऊपर हावी होकर ऐसे बन सकते हो। कैसे? ये कि लड़की जो है हर चीज़ में खुश है। ये अपने आप को शाबाशी देती है कि मैंने अच्छी प्रेज़ेंटेशन की। आज मैं अपने आप से खुश हूँ कि मैं ये काम कर पाई। मेरी राइटिंग अच्छी है, मेरा लेखन अच्छा है, मैंने आज अच्छा केक बनाया और गुड जॉब। मैं आज अच्छी दिख रही हूँ, मैं अपने जूतों से प्यार करती हूँ। आज जो भी मैंने खाया बहुत ही टेस्टी था। तो जब आप जजमेंट को छोड़ देते हो और अपने आप से प्यार करने लगते हो, अपने आप को स्वीकार करने लगते हो, तो सब चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं। आपके रिश्तेदार आपको अच्छे लगते हैं, खाने-पीने की चीज़ों में स्वाद आता है, जीवन का मज़ा आता है और जीवन बहुत ही खुशहाल और मज़ेदार हो जाता है। तो ये चीज़ें, ये लड़की आप हो सकते हैं, ये व्यक्ति आप हो सकते हैं,
जिसमें कोई जजमेंट नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, और हर तीर में, हर स्थिति में वो जैसे भी है, जो भी है, सुख है तो सुख है, दुख है तो दुख है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कभी भी परिस्थितियां जो है हमारे जीवन में इतनी बड़ी नहीं होती कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सब कुछ मन का फेर होता है। आपको अपने मन को समझने की जरूरत है। जैसे जैसे आप मन को समझते हैं, आपके जीवन में वो बदलाव आता रहता है। तो आप एक समर्पण भाव में जब आते हो, तो जीवन में सब चीजें अपने आप जो है अनफोल्ड होने लगती हैं। तो आपको समर्पण भाव में रहने की जरूरत है। इसी तरह एक डायरी को रखिए और ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दिए। आज मेरे जीवन में क्या अच्छा हुआ, कौन से ऐसे चीजें जो मुझे तनाव देते हैं, इस तनाव को मैं कैसे दूर कर सकती हूँ, वो कौन सी शक्तियां हैं मेरे अंदर जिससे मैं अपने आप में परिवर्तन ला सकती हूँ। अपने आप के जीवन के मीनिंग को ढूंढिए और उन लोगों को मौका ही मत दीजिए जिनके कारण आपके जीवन में तनाव है। तो उस मौके को आपको ढूंढने की जरूरत है कि मुझे क्या बदलाव लाने हैं जिससे कि मेरे अंदर ये वो परिवर्तन आए। ठीक है, तो एक डायरी आपको लिखनी है। ये मॉर्निंग रिचुअल और इवनिंग रिचुअल। मॉर्निंग में आप हमेशा थैंक यू लिखिए, अपने आप को स्वीकार लिखिए। और जब रात को सोएं, आज आपके जीवन में अच्छी क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ, और किन ऐसे गुणों पर मुझे काम करने की जरूरत है, इन चीजों को आपको नोट डाउन करना है अगर आपके जीवन में वाकई में परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। जैसे जैसे आप डायरी लिखेंगे, आप जान पाएंगे अपने जीवन के पैटर्न्स को कि मेरे अंदर क्या नकारात्मकता है, किन चीजों में मुझे बदलाव लाने की जरूरत है। तो यहाँ पर ये सेशन एंड होता है। तो आशा करती हूँ आपको कुछ अच्छा मिला या कुछ अच्छा लगा और मैं आपको कुछ ना कुछ अच्छा दे पाई। सो थैंक यू वेरी मच फॉर। थैंक यू अंजना जी, थैंक यू सो मच। हर बार आप नए नए टॉपिक लेकर आती हैं, नई नई बातें सिखाती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। और हर एक बात आप वो पीपीटी शेयर करके सिखाती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। सो। यस मास्टर्स, अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज